नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी धाम। बिल्कुल। हाल में वहाँ कुछ दुखद घटनाएं हुई और उसके पीछे की जो कहानी है वो काफी गहरी लगती है। हाँ, और हमारे पास जानकारी के दो मुख्य स्रोत हैं इस पर। सही कहा। एक तो हैं कटरा के ही रहने वाले सोहन जी। उनका एक बहुत ही जज्बाती इंटरव्यू है। और दूसरा है हाल की घटनाओं पर एक न्यूज रिपोर्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें। मतलब समझने की कोशिश करें कि क्या हुआ। हाँ, जैसे कि अगस्त 2025 के आखिर में जो भयानक लैंडस्लाइड हुआ, मतलब पहाड़ खिसकने की घटना, वो असल में क्या थी? और स्थानीय लोग, जैसे आपने सोहन जी का नाम लिया, वो इसके पीछे क्या वजह महसूस करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये जो त्रिकुटा पर्वत के आसपास विकास हो रहा है और जो लोगों की गहरी आस्था है, क्या इनके बीच कोई तनाव है? ये एक अहम सवाल है। चलिए इसी गुत्थी को क्या कहते हैं सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। हाँ, ये सिर्फ एक खबर नहीं है कि कहीं पहाड़ खिसक गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला जुड़ा है लोगों की श्रद्धा से, पर्यावरण से, विकास के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उनसे, और उन लाखों भावनाओं से जो इस जले से जुड़ी हैं। सही कहा। तो इन स्रोतों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सतह पर दिख रहा है उसके नीचे असल में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जो हाल में हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। ठीक है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 के बिल्कुल आखिर में वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर अर्धकुंवारी के पास। अर्धकुंवारी के पास जोरदार बारिश हुई थी। उसके बाद और फिर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। सोहन जी ने भी ये साफ किया था अपने इंटरव्यू में कि ये बादल फटना नहीं था। अच्छा, ये फर्क जरूरी है। हाँ, ये जमीन धंसने या जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं वो घटना थी। और इसके नतीजे वाकई बहुत दुखद रहे। हाँ, ये रिपोर्ट बताती है कि इस हादसे में 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 34 जाने और घायल भी हुए थे। हाँ, करीब 22 लोग घायल हुए। उन्हें फौरन कटरा के नारायण अस्पताल पहुंचाया गया। घटना काफी बड़ी थी, मतलब बहुत। यात्रा के रास्ते का लगभग 200 फीट हिस्सा वो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। तो जाहिर है यात्रा रोकनी पड़ी होगी। बिल्कुल, तुरंत रोक दी गई। और यात्रा रुकने का मतलब तो ये हुआ कि वहां की कई जरूरी सेवाएं भी ठप हो गई होंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई, बैटरी वाली गाड़ियां वो भी रोक दी गई, और जो भवन और भैरव घाटी को जोड़ने वाला रोपवे है, केबल कार, हाँ, वो भी बंद थी। यहाँ तक कि जो लोग घोड़े, पिट्ठू या पालकी से जाते हैं, हाँ। भैरव घाटी वाले रास्ते पर वो सेवाएं भी रोकनी पड़ी, क्योंकि वहां भी मलबा आ गया था। और वो बाणगंगा नदी का क्या हाल था? वो भी तो पवित्र मानी जाती है। हाँ, वो भी उस वक्त इतने उफान पर थी कि लोगों को उससे दूर रहने को कहा गया था। बहुत खतरनाक स्थिति थी। तो इसका असर तो हजारों यात्रियों पर पड़ा होगा। जाहिर है, रिपोर्ट के हिसाब से शुरू में करीब 20,000 यात्री कटरा और जम्मू में फंसे हुए थे। 20,000? हाँ, काफी बड़ी संख्या है ये। हाँ, हालांकि कई लोग तो फिर बिना दर्शन किए ही वापस चले गए। मजबूरी थी। लेकिन फिर भी करीब 4,000 से ज्यादा लोग कटरा में रुके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद यात्रा जल्दी शुरू हो जाए। और हालात ऐसे थे कि कटरा में नए रजिस्ट्रेशन भी बंद करने पड़े थे। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद थे। और ये असर सिर्फ यात्रा मार्ग या कटरा तक ही नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। नहीं, रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ा था। अच्छा, वो कैसे? उत्तर पश्चिम रेलवे ने बताया कि कठुआ और माधोपुर पंजाब स्टेशन के बीच कुछ तकनीकी काम चल रहा था, तो उसके लिए ब्लॉक लिया गया था। और इसी वजह से जम्मू तवी और कटरा जाने वाली कई ट्रेनें 27 और 28 अगस्त को कैंसिल हुई। हाँ, या तो पूरी तरह कैंसिल कर दी गई या फिर कुछ स्टेशनों तक ही जा पाए। कौन कौन सी ट्रेनें थी, कुछ अंदाजा है? हाँ, इनमें अजमेर जम्मू तवी, भगत की कोठी जम्मू तवी, साबरमती जम्मू तवी और बाड़मेर जम्मू तवी जैसी कई अहम ट्रेनें शामिल थी। तो मतलब असर काफी दूर तक गया। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि उस दौरान सिर्फ वैष्णो देवी वाले इलाके में ही नहीं, अच्छा, बल्कि कश्मीर घाटी के दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश हो रही थी। झेलम नदी का पानी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया था और श्रीनगर, अनंतनाग जैसे शहरों में भी पानी भरने की खबरें थीं। तो कह सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ वो मौसम की एक बड़ी उथल-पुथल का हिस्सा था, जिसके नतीजे बहुत गंभीर निकले। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये तो हो गई घटना की बात, उसके आंकड़े और जो फौरी असर हुआ। लेकिन इसके बाहर स्थानीय लोगों की भावनाएं, उनकी चिंताएं भी हैं। हाँ, जो सोहन जी के इंटरव्यू से सामने आती हैं। हाँ, अब बात करते हैं सोहन जी की। वो कटरा के ही रहने वाले हैं, उनकी जन्मभूमि है वो। और लैंडस्लाइड के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बहुत भावुक थे।
हाँ, मैंने देखा था। रोते हुए वो त्रिकुटा पर्वत को बचाने की गुहार लगा रहे थे। और ये सिर्फ उस पल का दुख नहीं था। जैसा उन्होंने इंटरव्यू में बताया, ये वो चिंता थी जो उनके मन में कई सालों से पनप रही थी। कई सालों से? अच्छा। जी, सोहन जी के लिए त्रिकुटा पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो इसे बेहद पवित्र मानते हैं। हाँ, ये तो है। वो बताते हैं कि माता वैष्णो देवी का बचपन का नाम ही त्रिकुटा था और इसीलिए इस पहाड़ का नाम त्रिकुटा पड़ा। ये जानकारी दिलचस्प है। हाँ, और वो रामायण से जुड़ी एक कहानी भी सुनाते हैं। कौन सी कहानी? कहते हैं कि जब श्री राम वनवास से लौट रहे थे तो साधु के भेष में थे और माता वैष्णो देवी उन्हें पहचान नहीं पाई। वैष्णो देवी की पूरी कहानी शुरू होती है। जी हाँ, वो बाबा श्रीधर पंडित को कन्या रूप में दर्शन देना, हाँ, वो कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। फिर भैरवनाथ का वहां आना और माँ के पीछे पड़ना, बाणगंगा नदी का प्रकट होना, चरण पादुका के निशान बनना, और वो अर्धकुमारी गुफा, जिसे गर्भजून भी कहते हैं। हाँ, जहाँ माँ ने 9 महीने तक वास किया और आखिर में भैरव का वध करके उसे वो वरदान देना कि माँ के दर्शन के बाद भक्त भैरव के दर्शन जरूर करेंगे। बिल्कुल, ये कहानियां हजारों साल पुरानी हैं और लोगों की आस्था की जड़ें इनमें बहुत गहरी हैं। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और सोहन जी इस गहरी आस्था के कई उदाहरण भी देते हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि लाखों लोग उगंगे पैर इतनी कठिन चढ़ाई चढ़कर दर्शन करने जाते हैं। कुछ लोग तो पूरी यात्रा लेट लेट कर पूरी करते हैं। हाँ, ये तो देखा है। अविश्वसनीय लगता है। उनका कहना है कि इसे आप साइंस या तर्क से नहीं तोल सकते। ये पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास का मामला है। अनगिनत लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। वो बाबा जीतो और बाबा श्रीधर जैसे भक्तों का जिक्र करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने माँ के साक्षात दर्शन किए थे। तो यहाँ से मामला और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि सोहन जी ये कह रहे हैं कि वो पिछले 3-4 साल से लगातार ये बात उठा रहे हैं। हाँ, कि त्रिकुटा पर्वत के साथ छेड़छाड़ बंद होनी चाहिए। उनका क्या मानना है? मतलब क्या हो रहा है वहाँ? उनका मानना है कि ये जो विकास के नाम पर लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई बिल्डिंगें बन रही हैं, नए रास्ते खोदे जा रहे हैं, रोपवे मतलब गोंडोला बन गया है। हाँ। खासकर 1986 में जब से श्राइन बोर्ड बना है, तब से ये सब बहुत तेज हो गया है। और उनका मानना है कि इसी से पहाड़ कमजोर हो रहा है। हाँ, और यही इन हादसों की वजह है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, माँ नाराज है। माँ नाराज हैं? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। बिल्कुल, और वो इस दलील को बिल्कुल नहीं मानते कि ये सारा विकास यात्रा को आसान बनाने के लिए जरूरी है। उनका क्या नजरिया है इस पर? उनका नजरिया अलग है। वो कहते हैं कि तीर्थ यात्रा का मतलब ही होता है कष्ट सहना, तपस्या करना, ताकि इंसान में आध्यात्मिक बदलाव आए। जैसे लोग कैलाश मानसरोवर या अमरनाथ यात्रा में करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो एक बड़ा भावनात्मक तर्क देते हैं कि अगर माँ को यात्रा आसानी करनी होती तो वो खुद उड़कर भी जा सकती थी। उन्हें 9 महीने गर्भजून गुफा में कष्ट सहने की क्या जरूरत थी? बात तो सोचने वाली है। उनका कहना है कि तीर्थ का असली मर्म तपस्या में है, सुविधाओं में नहीं। ये एक अलग दृष्टिकोण है कि शायद सुविधाएं तीर्थ के अनुभव को कमजोर कर सकती हैं। हाँ, और उनकी अपील बहुत सीधी है और दिल को छूने वाली भी। क्या कहा उन्होंने? मेरे त्रिकुटा पर्वत को बचा लो हिंदुस्तान के लोगों। ये टूट गया तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मेरी पहचान माँ वैष्णो देवी है। ये सिर्फ एक स्थानीय आदमी की चिंता नहीं लग रही। ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाने की एक दर्दभरी पुकार जैसी है। बिल्कुल, और यहीं पर हमें वो टकराव साफ दिखता है। किस तरह का टकराव? एक तरफ विकास की जरूरतें हैं, यात्रियों की सुविधा का सवाल है, और दूसरी तरफ आस्था, परंपरा और पर्यावरण की सुरक्षा का मुद्दा। हाँ, श्राइन बोर्ड जब बना था तो मकसद तो यही था कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें, दर्शन अच्छे से हों। हाँ, और व्यवस्था सुधरे। लेकिन सोहन जी जैसे स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि वक्त के साथ बोर्ड का ध्यान यात्रियों की संख्या बढ़ाने और उससे होने वाली कमाई को बढ़ाने पर ज्यादा हो गया है। अच्छा, ये गंभीर आरोप है। जी। सोहन जी का तर्क ये भी है कि अगर विकास करना ही है तो कहीं और क्यों नहीं। हाँ, वो पास के शिवखोड़ी तीर्थ का उदाहरण देते हैं कि वहाँ विकास की ज्यादा जरूरत और गुंजाइश है। वैष्णो देवी में तो पहले ही हर साल करोड़ों लोग आते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ फोकस इस पर होना चाहिए कि जो आ रहे हैं उन्हें अच्छी सुविधा मिले, धक्का मुक्की ना हो, सम्मान से दर्शन हो, बजाय इसके कि पहाड़ को और काट कर नए निर्माण करके भीड़ बढ़ाई जाए। हाँ, वो सवाल उठाते हैं
कि गुफा तो उतनी ही बड़ी रहेगी, आप उसमें कितने ज्यादा लोगों को ले जाएंगे। सही बात है। हाँ, और वो त्रिकुटा पर्वत की जमीन की बनावट की नाजुकी पर भी बहुत जोर देते हैं। क्या कहते हैं वो इस बारे में? वो कहते हैं कि ये पहाड़ रेड जोन में आता है, मतलब ये भूगर्भीय रूप से संवेदनशील है। ओके। ये गर्मियों में भी गीला रहता है। इसके अंदर से पानी के कई कुदरती चश्मे निकलते हैं, जैसे कि पवित्र गुफा के अंदर और बाणगंगा नदी का स्रोत। और लगातार कंस्ट्रक्शन करना पर्यावरण के लिहाज से बहुत खतरनाक हो सकता है। और शायद यही वजह है कि हाल में जो पहाड़ खिसकने जैसी घटना हुई। हाँ, वो यही मानते हैं कि इसका सीधा संबंध है। सोहन जी ने अपने इंटरव्यू में श्राइन बोर्ड पर कुछ और भी गंभीर इल्जाम लगाए हैं। हाँ, लगाए हैं। वो याद दिलाते हैं कि 1986 में बारीदारों से, मतलब जो पारंपरिक पुजारी परिवार थे, हाँ, उनसे इंतजाम इसीलिए लिया गया था क्योंकि दर्शन व्यवस्था खराब थी, लूटमार की शिकायतें थी। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि आज भी वही समस्याएं मौजूद हैं, बल्कि शायद और बड़े पैमाने पर। उनके मुख्य इल्जामों को अगर हम देखें जी, तो कुछ इस तरह से हैं। बताइए। पहला, चीजों को पूरी तरह कमर्शियल बना देना। कमर्शियल? हाँ, किस तरह से? वो बताते हैं कि सुबह शाम जो आरती होती है उसमें शामिल होने के लिए हर व्यक्ति से 2000 रुपए लिए जाते हैं। 2000 रुपए प्रति व्यक्ति? हाँ, आरती के लिए? स्पेशल श्राइन बोर्ड पैकेज, ये लाखों रुपए के होते हैं। लाखों के दर्शन हाँ, के लिए? हाँ, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने 51 लाख रुपए के 1 साल के वीआईपी मेंबरशिप पैकेज का जिक्र किया। 51 लाख? उसमें क्या मिलता है? उसमें हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रहने का इंतजाम सब शामिल है। सोहन जी इसे सीधे सीधे आस्था को धंधा बनाना कहते हैं। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। और क्या आरोप है? दूसरा इल्जाम है वीआईपी कल्चर का बोलबाला। मतलब? उनका कहना है कि नेताओं, एक्टर्स और दूसरे असरदार लोगों के लिए अलग ही इंतजाम है। उन्हें गाड़ियों से सीधे मंदिर के पास तक ले जाया जाता है। अच्छा। खास पुजारी उनके दर्शन करवाते हैं, जबकि आम आदमी घंटों लाइन में खड़ा रहता है, धक्का खाता है। तो ये भेदभाव वाली बात हो गई। हाँ, वो कहते हैं कि माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होने चाहिए, लेकिन बोर्ड का रवैया भेदभाव वाला है। क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल जरूर उठता है। तीसरा आरोप है सुविधाओं का गलत इस्तेमाल। जैसे कि? वो इल्जाम लगाते हैं कि एम्बुलेंस जैसी जरूरी सुविधाएं, जिनका इस्तेमाल बीमार या दिव्यांग यात्रियों के लिए होना चाहिए, हाँ, वो तो इमरजेंसी के लिए होती हैं। वो अक्सर वीआईपी लोगों को लाने ले जाने में इस्तेमाल होती हैं। अरे, जबकि जिन लोगों को वाकई जरूरत है, उन्हें अच्छी जान पहचान या पैसे के बिना ये सुविधा आसानी से नहीं मिलती। यानी एम्बुलेंस का असल मकसद ही पीछे छूट गया है। बिल्कुल। चौथा है पर्यावरण को नुकसान। हाँ, उस पर तो हमने बात की। लगातार पेड़ काटना, पहाड़ तोड़ना, नई नई गुफाएं और रास्ते बनाना, ये सब पर्यावरण के लिए खतरा तो है ही, पहाड़ की अपनी मजबूती को भी कमजोर कर रहे हैं, जिसे सोहन जी सीधे तौर पर हादसों की वजह मानते हैं। जी हाँ। और पांचवा इल्जाम है स्थानीय लोगों की बातों को अनसुना करना। वो ऐसा क्यों मानते हैं? सोहन जी कहते हैं कि श्राइन बोर्ड बहुत ताकतवर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी पावरफुल पोजीशन है। हाँ, तो इस वजह से उनकी या दूसरे स्थानीय लोगों की चिंताओं को, उनकी आवाज को आसानी से दबा दिया जाता है या सुनाई ही नहीं जाता। तो अगर हम इन दोनों स्रोतों को, मतलब न्यूज रिपोर्ट और सोहन जी के इंटरव्यू को मिलाकर देखें, तो क्या तस्वीर सामने आ रही है? तस्वीर काफी जटिल है। एक तरफ एक बेहद पवित्र जगह है जिससे करोड़ों लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। हाँ। दूसरी तरफ एक दुखद हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद स्थानीय लोग, खासकर सोहन जी जैसे लोग जो वहीं पले बड़े हैं, वो विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है उस पर बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि ये उनकी आस्था, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान पर भी एक तरह का हमला है। बिल्कुल। ये पूरी स्थिति हमें इस बात पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है, क्या हम अपने पवित्र और पूज्य माने जाने वाले स्थानों का इंतजाम कैसे करते हैं? ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने वाला काम है, लगता है। है ही। कैसे हम आस्था और पुरानी परंपराओं का सम्मान बनाए रखें, कैसे लाखों यात्रियों की जरूरतें पूरी करें और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और साथ ही आज के जमाने में विकास का जो दबाव है और जो कमर्शियल हिट जुड़े होते हैं, उनसे कैसे निपटें? बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ वैष्णो देवी का नहीं है। भारत में और दुनिया भर में कई ऐसी धार्मिक जगहें हैं जो पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत नाजुक हैं। और वहां भी यही चुनौतियां सामने आती होंगी। आती हैं। सोहन जी की कहानी, उनकी दलीलें और उनके जज्बात
हमें ये याद दिलाते हैं कि विकास या डेवलपमेंट शब्द का मतलब क्या है। हाँ, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ कुदरत और रूहानियत का इतना गहरा अटूट रिश्ता हो। क्या विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा बिल्डिंगें बनाना, ज्यादा रास्ते बनाना और ज्यादा लोगों को खींचना ही है, या फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि उस जगह की असली पवित्रता, उसके माहौल और पर्यावरण को बचाकर रखते हुए यात्रियों को एक बेहतर, सुरक्षित और शायद ज्यादा मायने रखने वाला अनुभव दिया जाए। बिल्कुल, ये एक बुनियादी सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी लगता है। तो आज की ये बातचीत हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, कि जब किसी पवित्र जगह पर श्रद्धा, सुरक्षा, व्यापारिक फायदे और विकास का दबाव सब एक साथ आ जाते हैं, तो इनके बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है? ये वाकई $1 मिलियन सवाल है। और क्या ऐसी जगहों के इंतजाम में स्थानीय समाज, उनकी सदियों पुरानी आस्थाओं और पर्यावरण से जुड़ी उनकी चिंताओं को ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि फैसले सिर्फ बाहर बैठे प्रशासक या व्यापारिक नजरिए से लिए जाएं? हाँ, इस पर गहराई से सोचना शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत है।